So, in biomolecules, we have talked about क्या किया था लास्ट हमने एपिमर्स किया and we had done the reduction of the last was done the reduction of the carbohydrates and the para-iodic acid cleavage. That was the last thing that we did. Now let's talk about one more important reaction. ओसाजोन फॉर्मेशन हमने कर लिया था. अब एक रिएक्शन की बात करते हैं. Let us say we have an aldehyde. ठीक है? We have an aldehyde or a ketone, and we react it with an alcohol. What do we get? What do we get? Aldol ये थोड़ी ना होता है. हाँ रिएक्शन क्या होगा? अरे आपस में रिएक्ट करवा दो, एल्डिहाइड को प्योर अल्कोहल पे डाल दो, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा इसका बायोमोलिक्यूल से कोई लिंक नहीं है. हाँ बताओ. होता है नहीं, सिंपल सा रिएक्शन है. नहीं दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर. सर इसको बोलते क्या है? कॉन्क्लीव्ड. ठीक है. Then this oxidous electron pair attacks over the hydrogen and we get now this is an ether and alcohol. Clear? This compound is termed as hemiacetal. This compound is known as hemiacetal. Okay. Further reaction of it with alcohol along with sulfuric acid, which dehydrates it, is going to give acetal. यानी कि अगर हम इसको further CH3OH के साथ react करवा दें in presence of concentrated H2SO4, that is a dehydrating agent. हाँ? CH3OH को बता तो दिया बेटा. ये यहाँ अटैक होगा, ये क्लीव होगा, ये बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा. फिर से CH3COH का अटैक यहाँ नहीं होगा ना. अब तो सीधा सीधा दो अल्कोहल मिलके ईथर बना देंगे. ये रिएक्शन अलग है. ये अल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये तो अल्कोहल और ईथर है. इसके ऊपर तो कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन होगा एंड वी आर गोइंग टू एंड अप विद सो दिस इज कॉल्ड एसिटल. एल्डिहाइड से बनता है तो इसको एसिटल बोलते हैं, कीटोन से बनता है तो इसको कीटल बोल देते हैं, लेकिन वैसे एसिटल ही बोलते हैं. कीटोन से बनना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि स्टेरिक इंडिकेशंस आ जाते हैं. तो मेनली एल्डिहाइड से बनता है एंड द बेस्ट इट इज दैट मिथेनॉल से बन जाए. या फिर इस रिएक्शन के अंदर एक और बात होती है दैट वी हैव समथिंग लाइक CH2OH ग्लाइकॉल से रिएक्ट करवा देते हैं. जब ग्लाइकॉल से रिएक्ट करवाते हैं देन इन दैट केस द फर्स्ट स्टेप वुड अगेन गिव अस द सेम थिंग OH और यहाँ पे आ जाएगा O CH2OH. अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि विद इन द मॉलिक्यूल अगर हम इस H2O को निकाल देते हैं तो वी आर गोइंग टू एंड अप विद अ 5 मेंबर्ड रिंग. सो इट इज प्रेफर्ड. 5 and 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल. सो यहाँ पर जब हम इसको सीधा सीधा कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो वी एंड अप विद now this is a cyclic acetal. Okay. So this is the simple reaction of an aldehyde or a ketone with the alcohols. Is it okay? Is it fine? Now, have you understood this? Clear? Oh. Huh?
ये दो अल्कोहल जुड़ के एक यहाँ पे बना रहा ना ईथर। अरे मेरे भाई H+ का अटैक यहाँ हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, H निकल जाएगा। एक अल्कोहल का जैसा रिएक्शन होता है, किया तो है, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है, okay. So this is what the mechanism is. This is the acetal formation. Now let us talk about a molecule such as a glucose or let's say fructose. दोनों की बात करते हैं, ठीक है? Glucose is CHO, CH2OH, OH. This is what we have as glucose, and then we have fructose. ठीक है, this is fructose. अब एक बात नोट करो, this compound has an aldehyde along with the alcohol group. This has an aldehyde along with alcohol group. ठीक है? In the same manner, this has a ketone along with alcohol group. ठीक है? It has a capacity to form intramolecular acetal. Intramolecular. That is, this electron pair has a capacity to attack over this carbon. देखो ये जो मैंने बनाया, this is a straight chain. यहाँ पे मैंने इसको सीधा सीधा लंबा सा सीधा सा बना दिया, but all the carbon are sp3 hybridized. So this is not a straight line. This is bound to have bending, and it is a kind of a circular structure. So this electron pair has a capacity to attack over here. ठीक है? अगर वो इसके ऊपर अटैक करता तो यहाँ पे एक हेमी-एसिटल बन जाएगा. ठीक है? A hemi-acetal is going to be formed here. So there is a possibility that we may end up with two compounds. दो कंपाउंड बन सकते हैं. हमारे पास एक कंपाउंड बन सकता है ये, या तो OH यहां आ सकता है, या तो ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है. Be very clear, this carbon is optically inactive. But the moment hemiacetal is formed, this carbon becomes optically active. Now when this optically active carbon is going to be formed, अब इसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट है. चेक कर सकते हो, एक साइड ऑक्सीजन है, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड OH और एक साइड ये चेन है. तो now this carbon, which was optically inactive, the moment hemiacetal is formed, it becomes optically active. और जहां भी optically active बनेगा, be very clear, इसका अटैक किसी भी साइड पर हो सकता है. तो यहाँ पर there are two possibilities. ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है. These two compounds, they again are so-called diastereomers. They are again diastereomers. They differ in configuration at the newly optically active carbon. ठीक है? इस अगर तुमसे ये कहा जाए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया या रिंग स्ट्रक्चर बन गया, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं रहा, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर मैं ग्लूकोज का बनाता हूं जिसके अंदर एक हेमी एसिटल बॉन्ड है,
then it will have 5 optically active carbon. On the other hand, this open chain form has 4 optically active carbon, 4 chiral carbon. Is it okay? Now these two compounds, they differ from each other in the configuration at the carbon which becomes optically active in the cyclic structure. Open chain structure वो optically active नहीं है, chiral नहीं है carbon. ठीक है? Is it okay? Now write a few definitions. एक पहली definition लिखिए. कौन सा? कहाँ ऐसे हो गया बेटा? ये वाला OH ये है. ये वाला OH ये रहा. ये H ये रहा. ये OH ये रहा. यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है नया वो OH या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, बाकी तो आइडेंटिकल ही है. ठीक है? यहाँ पे जब कायरल कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे OH यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि जब इसने ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइज है. When this is sp2 hybridized, then in that case the oxygen can attack. जैसे कि CH2 ये है, तो जो अटैक हो रहा है वो ऊपर से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, दोनों साइड से अटैक है ना. और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, घूम भी सकता है. ये यहाँ पे ये वाला कार्बन घूम सकता है. ये कौन सा? ये हाँ, ये भी घूम सकता है. तो we are going to get 2 configurations possibility. ठीक है? उसका कोई स्टेबिलिटी से लिंक नहीं है. Chirality is a property of the compound. Stability is another property of the compound. Stability is a thermodynamic property of a compound, whereas chirality is a configurational. अब chirality में कोई stability का लिंक नहीं है. क्या? ये कार्बन एटम है, यहाँ कोई एटम नहीं है. ये तो मैं अगर ऐसे कर्व करके ले जाता तो भी ले जा सकता था, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया. यहाँ पे कोई एटम नहीं है, ये कोई एटम नहीं है. कहाँ? यहाँ पे कोई एटम नहीं है. ये तो सीधे से ऐसे ऐसे जाता. वो बात अलग है कि प्रिंटिंग करते हुए या फिर बनाते हुए अच्छा सा लगता है ना, स्प्लिट बना दिया जाए तो. नहीं तो आप कर्व बना दो, आपकी मर्जी है. ठीक है? यहाँ कोई एटम नहीं है. देयर इज नो एटम आउट हियर. ठीक है? कोई भी OH अटैक कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये OH अटैक कर जाए या ये OH अटैक कर जाए. ये तो कभी नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा. तो either this or this 5 or 6 membered rings can be formed. Is it okay? In the case here, ये अटैक कर सकता है और ये अटैक कर सकता है, ये दोनों में से कोई भी अटैक कर सकता है. ठीक है? यहाँ से अटैक होगा 6 membered ring बन जाएगी, यहाँ से अटैक करेगा 5 membered ring बन जाएगी. Is it okay? इस पे होगी ना अटैक. OH पे अटैक नहीं होता बेटा, एल्डिहाइड कीटोन पे होता है. एसिटल एल्डिहाइड कीटोन प्लस अल्कोहल होता है, तो एक साइड अल्कोहल होना चाहिए, एक साइड कीटोन. यहाँ से अटैक करेगा 6 membered ring बन जाएगी, यहाँ से अटैक करेगा 5 membered ring बन जाएगी. 4 3 2 1 बनती नहीं है. Clear? Is it okay? Now in this case we are finding out that there is a carbon which was not chiral in the open chain structure, but it becomes chiral the moment the cyclic structure is formed. Is it okay? This particular carbon is called, ये वाला carbon, ये वाला carbon, this is called anomeric carbon. ठीक है? Definition लिखिए. The carbon which is optically inactive, the carbon which is non-chiral, optically inactive बोलिए चाहे non-chiral बोल दीजिए. The carbon which is optically inactive or non-chiral in the open chain structure non-chiral, optically inactive in the open chain structure, but becomes optically active when the cyclic structure is formed.
when the cyclic structure is formed is called anomeric carbon. Anomeric carbon. ठीक है? अब ये देखो, अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करूं, these two structures differ from each other at the configuration at the anomeric carbon. ठीक है? बाकी सब कुछ सेम है इनका, anomeric carbon के configuration में differ करते हैं. ठीक है? Is it okay? Clear? These two differ from each other in the configuration at the anomeric carbon. ठीक है? Such kind of compounds are called anomers. देखिए definition. The compounds which differ from each other, in the configuration at the anomeric carbon, are called anomers. ठीक है? Now this particular compound is called the alpha D glucose. This particular compound is called alpha D glucose. On the other hand, this particular compound is called beta D glucose. ये ग्लूकोज है बेटा. हाँ. ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है. This is called the open chain structure of glucose. This is called the cyclic structure of glucose. ठीक है? Open chain structure में भी simply called D plus glucose. नहीं. अरे, you may call it ring chain isomer, but these are not called isomers. They are just simply called the structures of glucose. बेटा, second last chiral carbon, उसके तो OH right hand side पे है ना, तो D family को तो belong करेगा. और अल्फा बीटा कैसे डिसाइड? There are two isomers. एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया. किसी को भी बोल सकते थे, अब बोल दिया है तो अब हम चेंज नहीं कर सकते. ये ओपन चेन स्ट्रक्चर. Now this is the ring structure. ठीक है? ओपन चेन स्ट्रक्चर में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं क्योंकि एक कायल कार्बन एक्स्ट्रा हो गया. Is it okay? Captain sir? Bad job sir. Now you have to lead by the example. ठीक है? Okay. So this is what we have as the two glucose. Okay. अब इन ग्लूकोज को बनाने का एक और तरीका है. अभी जो हम बना रहे हैं, this is called the Fischer projection. This is the Fischer projection. There is another way of forming these glucose. Now that is called, ये ऐसे बनता है. ये ऐसा बनेगा. सर वो नीचे उधर राइट में दो OH को एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते. हाँ सर. तो इसमें मतलब स्टेरिक कंटेंट यही कहना चाहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे. यही कह रहा है ना. ओके फाइन. चलो, दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. ठीक है? दूसरा जो आइसोमर इसका है, एनोमर, इनफैक्ट आइसोमर भी कहाँ बोलते हैं, इसको एनोमर बोलते हैं. उसका स्ट्रक्चर ये है. ये this is beta D plus glucose. This is the anomeric carbon. तो बीटा ज़्यादा फॉर्म होगा फिर.
हीट ज़्यादा फॉर्म होगा। Okay. Now Mr. Shwetan Kedia has suggested one thing, that here the two OH groups are going to have some hindrance with each other, and therefore this structure should not be very stable, whereas that structure should be more stable. That's what you suggest? Sorry, sp3. फिर भी थोड़ा सा hindrance कर देगा। Linear ही सही बेटा, कहीं ना कहीं तो घूम के अटैक करेगा, वही तो वो कह रहा है। Now बेटा वो ये कह रहा है कि जब हम इनकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये OH ऐसे ऐसे की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है? लीनियर क्या ये ऐसे टिल्टेड है, लीनियर नहीं है ये। हाँ, बाहर की तरफ निकलेगा ना, ये ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास OH है, यहाँ पे हमारे पास OH है। Now both the oxygens are negatively charged, so they are going to have some steric hindrance with each other, some electronic effect with each other, थोड़ा सा होगा। और be very clear, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। ये इसका वो अरेंजमेंट वैसा नहीं बन पा रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेंगे, तो इसलिए एक दूसरे को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो as Mr. Shwetan Kedia has suggested, he says that beta D glucose should be more stable as compared to alpha D glucose, and he is absolutely right. Absolutely right. Yes, beta D glucose is more stable as compared to alpha D glucose. ठीक है? लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मान लीजिए मैं ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन बना के उसको धीरे धीरे क्रिस्टलाइज करता हूं, then I find that it is the alpha D glucose which is almost 100% formed. In crystalline form, it is almost pure alpha D glucose which exists. ठीक है? In the crystalline form, it is almost pure alpha D glucose which exists. ठीक है? On the other hand, अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं, कोई भी सॉल्यूशन बनाता हूं, तो be very clear, this hemiacetal has a capacity to hydrolyze. पानी का अटैक होगा, ये चेन खुल जाएगी, ये रिंग खुल जाएगी, ठीक है? ये रिंग खुलेगी, स्ट्रेट चेन बनेगा, फिर से रिंग बनेगी, ये बन जाएगा, ये खुलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा, ठीक है? Is it okay? तो ये इन आपस में कन्वर्ट हो सकता है, and it is found that the cyclic structure of glucose is more stable than the open chain structure. In the solution, it is just 1% of the open chain structure and 99% is the cyclic structure. But be very clear, one cyclic structure has a capacity to convert into another cyclic structure through an open chain structure. मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है? पहले हाइड्रोलाइज होगा, ये बनेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस तरीके से है? ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इस इनडायरेक्ट तरीके से ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है? क्लियर? अब मान लीजिए मैं प्योर अल्फा डी ग्लूकोज दूं, पानी में डालूं, थोड़ी देर के बाद ये भी होगा, ये भी होगा। बीटा डी ग्लूकोज दूं, पानी में डालूं, थोड़ी देर बाद ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाले, अभी नहीं डाला हमने, पानी में ही डाला है। पानी में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालने का फायदा क्या है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेगा, पूरा कार्बन बन जाएगा। चीनी के अंदर कभी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है? लेकर आना चीनी, इससे मैस से ले आना, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना, डालते ही काला बन जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज गोइंग टू रिमूव वाटर। चीनी को कभी घर में गर्म किया है, काली पड़ जाती है, बाहर निकल जाता है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते क्यों है? क्योंकि इट सीम्स टू बी दैट एज इफ इट्स कार्बन अटैच्ड विद वाटर, हीट करते ही पानी निकल जाता है, पीछे कार्बन बच जाता है। Okay, now this conversion of one anomer to another anomer through an open chain structure, Sanjali, please. The conversion of one anomer to another anomer through an open chain structure is what we term as mutarotation. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखेंगे।
conversion of one anomer of glucose already name, it could be any carbohydrate. Conversion of one anomer to other through an open chain structure. Through an open chain structure to give a mixture having an equilibrium optical rotation having an equilibrium optical rotation is called mutarotation. यहाँ नहीं था, यहाँ था। अरे ये तो रहा बेटा, वो अल्कोहल ये रहा, और ये रहा। हाँ, कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं हुआ। बेटा as far as the beta alpha glucose is concerned, ये क्रिस्टल में ज़्यादा अच्छा फिट होता है। स्ट्रक्चर वाइज बेटा स्ट्रक्चर की सॉलिड स्टेट की जो अरेंजमेंट होती है उसमें और स्टेबिलिटी, और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का अंतर नहीं है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन स्टेबिलिटी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एन ऑप्टिकल रोटेशन, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ नहीं है कि बीटा डी ग्लूकोज ही पूरा है सॉल्यूशन के अंदर, अल्फा डी ग्लूकोज भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं तो ये जो बीटा डी ग्लूकोज है इसका +19 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन है, +19, ठीक है। इसका +101 डिग्री है। जो इनका मिक्सचर होता है जो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन 57 डिग्री है, ठीक है। तो दिस टेल्स अस दैट देयर इज अल्फा, देयर इज बीटा, दोनों हैं एक साथ। इज इट ओके? इज इट क्लियर? 57। इज इट ओके? तो यहाँ पर ये दोनों हैं। वो 57 में वो इक्विलिब्रियम ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। इज इट ओके? और मजेदार बात, जब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं इसका ऑप्टिकल रोटेशन -90 डिग्रीज है, लीवर रोटेटरी है फ्रक्टोज इज लीवर रोटेटरी। अच्छा, एक बड़ी पिक्यूलियर सी बात है, जब हम सुक्रोज की बात करते हैं, शुगर, कॉमन शुगर, तो कॉमन शुगर के अंदर इट इज अ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल एंड एन अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल जॉइन टुगेदर, ठीक है। तो उसमें अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल रोटेशन +101 है, फ्रक्टोज की -90 है, तो ओवरऑल जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है उसकी +11 हो जाती है, तो सुक्रोज बिकम्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर दे तो इट विल बिकम एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब जो ग्लूकोज बना है वो भी एक इक्विलिब्रियम में आएगा अल्फा और बीटा के, वो जो इक्विलिब्रियम रोटेशन है वो 57 है, अब उससे फ्रक्टोज की रोटेशन ज्यादा हो गई, तो दिस मिक्सचर विल बिकम लीवर रोटेटरी। इज इट ओके? समझ में आ रही है बात? दोबारा सुनो, हमारे पास है C12H22O11. Now this is the formula of sucrose. Now this consists of glucose, alpha glucose plus fructose. तो alpha glucose is 101, fructose is -90, so this becomes +11. So sucrose is dextrorotatory. मैंने इसे कर दिया हाइड्रोलाइज करते ही ये बन गया C6H12O6 plus C6H12O6. Now this is glucose which is alpha plus beta glucose
and this is fructose. इसका 57 डिग्री है और इसका -90 डिग्री है, तो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा that will be something in minus, so this would be levo rotatory, ठीक है? Is it okay? ये समझ में आ गया? तो अगर हम शुगर को हाइड्रोलाइज कर दें तो ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, ठीक है? क्लियर? डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन, द चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन of sucrose, the change in optical rotation of sucrose from dextrorotatory from dextrorotatory to levorotatory due to hydrolysis is known as inversion of cane sugar. Be very clear, inversion of cane sugar is not just a change of optical rotation, it is actually hydrolysis of cane sugar. Okay? In the body, this is done by an enzyme called invertase. Okay? And this equimolar mixture of glucose and fructose is termed as invert sugar. Mixture, अब solution में या ना उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता. Mixture is called invert sugar. ठीक है? And the best example of invert sugar is honey, शहद. तो जो हाइड्रोलाइज होने के बाद जो उसे मिक्सचर बना है उसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं. हनी, सर इससे मतलब अगर हम केन शुगर लेके चलते हैं तो इक्विमोलर ही बनेगा. केन शुगर, सुक्रोज. एक ही है. फ्रक्टोज एक ही फॉर्म होता है, लेकिन उसके अंदर वही एक ऑप्टिकल फॉर्मेशन. Okay, is it clear? We have just got the form. यहाँ समझ में आ गया? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, there is a possibility of formation of 5-membered ring, there is a possibility of formation of 6-membered rings. एक बात क्लियर है, whether it is 5-membered ring or whether it is 6-membered ring, it is going to be a cyclic ether. cyclic ether होगा ना? अब cyclic ether में हमारे पास दो नाम, एक है ये कंपाउंड, what's the name of this compound? This compound is furan. हाँ. And there is another cyclic ether. This name is pyran. This is furan, this is pyran. Okay? So if a carbohydrate forms a 5-membered ring, it forms a 5-membered cyclic ether, we say it is a furanose ring. Okay? A 5-membered cyclic structure of a carbohydrate is referred to as
the furanose ring. ठीक है? And a 6-membered structure is called a pyranose ring. Is it okay? ठीक है. Mayank, you are cordially invited after the class to come to me to find all your doubts solved. Is it okay? I know your frustration. So yes, I understand that. You are cordially invited. Don't be frustrated. बहुत ज़्यादा देर का काम नहीं है. मुश्किल से 1 घंटा लगेगा and chemistry will be nice for you. Don't be frustrated. Furanose and pyranose. If we have 5-membered cyclic ethyl ring, furan है ना, furanose. ठीक है? आपको तो पता ही है सारे कार्बोहाइड्रेट के एंड में ओस लग जाता है. सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हेक्सोज, ठीक है, एल्डोज, कीटोज, फ्यूरानोज, पायरानोज. ठीक है, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज. बेटा ये देखना, ये स्ट्रक्चर देख, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को देख. Isn't it a cyclic 6-membered cyclic ether? So this is a pyranose ring. ठीक है? ठीक है? जब हम सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज में जो ग्लूकोज है वो पायरानोस रिंग है, फ्रक्टोज की फ्यूरानोस रिंग है. फ्रक्टोज 5-membered में साइक्लिक बनाता है. 5-membered इसमें बनाएगा बनाता है. 5-membered रिंग है, उसमें एनोमर्स नहीं बनते, दोनों साइड सिमेट्रिकल हो जाता है. ठीक है? Is it okay? So that's what we have talked about, the carbohydrates. ठीक है? अभी इसके अंदर बहुत डीप में भी हम जा सकते हैं, बट वी डोंट नीड. ठीक है? अच्छा, अब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं. एग्जामिनेशन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है. ठीक है? Now there is a question. We have mainly 3 polymeric forms of carbohydrates. In fact, polymeric form of glucose. One is called starch, another one is called glycogen, and the third one is called cellulose. 3 forms आपने शायद सुने होंगे. स्टार्च और सेलुलोज तो पक्का सुना होगा. ग्लाइकोजन आई एम अ लिटिल डाउटफुल, वैसे सुना होना चाहिए. स्टार्च is the form in which plants store the food. Starch is the form in which plants store the food. ठीक है, ग्लूकोज को स्टोर करने का तरीका है. Now you might ask me that what's the meaning of storing it as a starch? Why can't it store as glucose? The answer to that is starch is a condensed form. For formation of the starch, not many water molecules move out, and therefore it can be compacted in a small region. ठीक है, तो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाता है स्टार्च. दैट इज व्हाई स्टार्च इज प्रेफर्ड रादर देन स्टोरिंग ग्लूकोज. स्टार्च में अगर पानी डाल देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, ग्लूकोज बन जाएगा. ठीक है, और उसके लिए एंजाइम्स होते हैं. तो स्टार्च इज अ वे द प्लांट्स स्टोर द फूड. ग्लाइकोजन इज द फॉर्म द फूड इज स्टोर्ड, द ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल्स. तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोर होता है. ठीक है, और ग्लाइकोजन, कितना ग्लाइकोजन बनता है, कितना ग्लूकोज बनता है, उसका जो रेशियो है वो इंसुलिन डिसाइड करता है. इंसुलिन इज दैट पर्टिकुलर एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज एंड वाइस वर्सा. जो भी है कहीं पर भी. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट इज हाउ इट इज फॉर्म्ड. द सेलुलोज is the structural material of the plants. और मजेदार बात ये है कि no animal has a capacity to digest cellulose. Cow doesn't contain any enzyme to digest cellulose. लेकिन cow के अंदर there are partition stomach. ठीक है, तो one stomach के अंदर there is a bacteria which has a enzyme which is capable of converting cellulose into starch or hydrolyzing cellulose. ठीक है, तो एनिमल के अंदर डाइजेस्ट होता है, वो बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम होता है. मजेदार बात ये है कि सेम बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन द स्टमक ऑफ टर्माइट्स एंड इन सम कॉकरोचेस
and these ruminating animals, इसको ruminating animals बोलते हैं, ठीक है? तो जो स्टार्च, ये जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर वही बैक्टीरिया, वही एंजाइम है जो सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सकता है. Human beings don't have that particular bacteria, so we are not able to digest cellulose. For us, the cellulose is simply roughage, nothing more than that. So पहले तो हो जाता था. rats. रैट्स के पास नहीं होता, ठीक है? रैट्स लकड़ी को खाते नहीं है, खुदर देते हैं. They don't eat wood. Termites eat wood. ठीक है? Is that okay? Clear? अब मैंने आपको कहानी तो सारी सुना दी कि स्टार्च ये होता है, ग्लूकोज ये स्टार्च से ये होता है, सेलुलोज से ये होता है और ग्लाइकोजन से ये होता है. बट आफ्टर ऑल, when all these three are made up of same thing called glucose, what's the difference? The answer is starch is a linear polymer of alpha glucose. Starch is a linear polymer of alpha glucose. हाँ सर ये वाला फर्स्ट. बेटा ये रिंग है ना, देखो यहाँ पर यहाँ से एक पॉलीमराइजेशन होता है इस पर्टिकुलर नंबर से, और एक इससे पॉलीमराइजेशन होता है. ये ईथर लिंकेजेस बनती चली जाती है. अरे यहाँ पे एक हमारे पास दूसरा कंपाउंड आ जाएगा, इसका एक कंपाउंड, इसका एक ग्रुप ये OH और इसका OH, H2O निकल जाएगा, ईथर लिंक यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे भी ईथर लिंक बन जाएगा. हाँ, एक ये मॉलिक्यूल फिर दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे चलता चला जाएगा, पॉलीमर बनता चला जाएगा. इज इट ओके? तो अगर अल्फा ग्लूकोज पॉलीमराइज करता है और ये जो ईथर लिंकेजेस दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द सैकराइड मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. The linkage between the ether link between the saccharides, the ether link between the saccharide is termed as glycosidic linkage. ये हम लोग को याद नहीं है, मैं इसलिए बनाना नहीं चाहता. हाँ, सुक्रोज का, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ से अटैक इससे होता है, इससे रिंग बनती है. एक फ्रक्टोज का यूनिट है, एक ग्लूकोज का यूनिट है, जुड़ जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से. हाँ हाँ, अरे ईथर लिंक है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. देखो यहाँ पर ये कंपाउंड बना हुआ है, यहाँ पे एक और ये चेन है, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ OH है, ये OH और ये OH ऐसे निकल जाता है, ये तो यहाँ पे एक ईथर लिंक बन जाता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्लियर? और इसी लिंक को चलते चलते पॉलीमर बनता चला जाता है, एक लीनियर पॉलीमर बन जाता है. सो स्टार्च इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, whereas glycogen is a branched polymer of alpha glucose. ठीक है, दोनों में ये फर्क है, स्टार्च और ग्लाइकोजन में. स्टार्च लीनियर पॉलीमर है और ये ब्रांच्ड पॉलीमर है. ठीक है? Now, then we have next thing. What is cellulose? Cellulose और starch और glycogen में सिर्फ इतना अंतर है कि cellulose is a polymer of beta glucose. Linear. Cellulose is the linear polymer of beta glucose. अब ये सोच लो कि अल्फा और बीटा होते ही कितना फर्क पड़ जाता है. सेलुलोज और स्टार्च में और कोई फर्क नहीं है. Dextrose. Is it clear? Fine. So that was, I believe, the entire information about the carbohydrates. Carbohydrates. अभी 3 मॉलिक्यूल और बचे हैं.
सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन, ब्रांच पॉलीमर। मतलब कि यहाँ से नहीं है, कभी यहाँ से हो गया, कोई यहाँ से बन गया, कोई यहाँ से बन गया, कोई यहाँ से बन गया। ईथर, ईथर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये है ना ईथर। यहाँ पे ये OH है, यहाँ पे OH है, इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे O ऐसे लिंक बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वे लिंक्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये कोवलेंट बॉन्ड, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो तो सीधा सीधा एक कंडेंसेशन हो गया, वो तो ग्लूकोज का एक क्रिस्टल बन गया, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। स्टार्च, तो वहाँ पे पानी क्यों निकलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो कंडेंसेशन क्यों होगा? Is it okay? ठीक है, Artina, again it was a wrong question. Chemistry doesn't talk about वो बन सकता है या नहीं बन सकता. We just explain what is formed. ये बनता है. हम तो अगर मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ, वो तो ये बता रहा हूँ कि ये बनता है, इसलिए मैं ये बताता हूँ कि इसमें क्या एडवांटेज है. अगर नहीं बनता होता तो मैं बोल देता इसमें क्या एडवांटेज नहीं है. ठीक है? So that's what we have talked about the carbohydrates. And now we are going to get along with another group of compounds, and those compounds are called amino acids and proteins. ठीक है? हाँ जी. तो पैराडिक एसिड वो बनाता है ना, क्लीव करता है विस्नल डायोल्स, विस्नल डायोन्स, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को भी तो क्लीव करेगा. Okay, let's come on to the structures. Now we talk about another class of compounds that are called amino acids. Amino acids are, in case of living organism, if we talk about, then all the amino acids could be given the general formula of CH3 CH COOH G, where with the change in the group G, the name and the property of the amino acid keep on changing. We have identified by this date. Certain books suggest there are 20 essential amino acids. Certain books suggest it's 23. There are a lot many other essential amino acids as well. Amino acids. Now there is a word called essential amino acids. ठीक है? Definition लिखिए. The amino acids which are required for the protein synthesis in the body. The amino acids which are required for the protein synthesis in the body, but themselves cannot be synthesized by the body. Themselves cannot be synthesized by the body. मतलब कि ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाने के लिए हमें चाहिए, पर हम इन अमीनो एसिड्स को नहीं बना सकते. ठीक है? Hence, these amino acids have to be obtained from food. These amino acids as it is have to be obtained from food. ठीक है? They are termed as essential amino acids. They are termed as essential amino acids. Is it clear? So as such, there are
20 essential amino acids, and the books give a list of 24 amino acids which are required for the protein synthesis in the body. Rest of them can be synthesized in the body. ठीक है? Is it okay? Be very clear whenever we have food. मैं हमेशा यही बोलता हूँ, यही बताता हूँ कि जब हम बात करते हैं विटामिन्स की तो हम कहते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड सो ऑन, लेकिन हम कभी भी प्रोटीन ए, प्रोटीन बी नहीं बोलते. हाँ, एक क्लासिफिकेशन जरूर होता है. वी कॉल इट एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन्स. प्लांट प्रोटीन्स आर नॉट कंप्लीट, एनिमल प्रोटीन्स आर कंप्लीट. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वी आर एनिमल्स, सो व्हाटएवर एनिमल इज देयर they would be having all the essential amino acids in their body, but plants are different from us, so every plant might not be having all the amino acids. So therefore the vegetarian diet must contain a variety of food to survive. हर प्लांट में सारे अमीनो एसिड नहीं है, हर एनिमल में है. That is why animal protein is said to be complete protein, but the plant proteins are not complete. That is why whenever we talk about the vegetarian diet, you have to have a mixture, a variety. एक ही चीज नहीं खा सकते, आपको चेंज कर करके खाना होगा. ठीक है? तो that's what it is said. Clear? ठीक है? हमारी बॉडी में जब प्रोटीन जाता है, then in that case that protein gets hydrolyzed into its constituent amino acids, and these amino acids are used to produce the proteins required by the body. ठीक है? हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन इंजेक्ट नहीं किया जा सकता डायरेक्टली. अगर आपने डायरेक्टली प्रोटीन इंजेक्ट कर दिया तो बॉडी उसको इंजेक्ट कर देगी एंड देयर विल बी अ सिवियर एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है? इज इट ओके? क्या हुआ? सर अमीनो एसिड प्रोटीन होते हैं कि अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं? अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. मतलब वो कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनते हैं. हाँ. What's a mixture? Protein powder is a mixture. Protein diet. उसमें सब होते हैं सर. उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मिक्सचर. हाँ? क्या नहीं करेगा? बाहर निकलेगा. क्यों? बाहर क्यों नहीं निकलेगा? क्या कैसे निकालना है? रिजेक्ट, इजेक्ट नहीं. रिजेक्ट. हाँ, तो मुझे इजेक्ट सुनाई दिया, वो गड़बड़ हो गई. वो हम उसको we are not injecting it in the body, we are having it in the body, eating it, so it goes into the stomach और stomach के अंदर it gets hydrolyzed to the essential amino acids. तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर as such कांटेक्ट में नहीं है. सर हम लोग हाइड्रोलाइज करके क्यों इंजेक्ट नहीं कर सकते? हाइड्रोलाइज करके इंजेक्ट करनी है तो ब्लड स्ट्रीम में थोड़ा हाइड्रोलाइज करके इंजेक्ट करो, अमीनो एसिड्स का मिक्सचर इंजेक्ट किया. ओके देन, अब जब हम इन अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, then in that case this G group changes. The simplest group could be a hydrogen. ठीक है? If I put this G as hydrogen, it forms the simplest amino acid and the only essential amino acid which is not optically active. That's called glycine. अगर ये H होगा तो it will be called glycine and it won't be optically active. ठीक है? एक कई बार क्वेश्चन आता है, हाँ? प्रोपेनोइक एसिड. अरे यार, सॉरी, थैंक्स टेलिंग मी. मैं बार बार अमीनो एसिड बोल रहा हूँ, अमीनो ग्रुप तो लगाना भूल गया. ठीक है? That's what it is. ओके? तो ये G चेंज होता चला जाएगा. ठीक है? अगर यहाँ पे हम H लगा देते हैं, then in that case it becomes glycine. ठीक है? Glycine is the only essential amino acid which is optically inactive. ठीक है? और एक और मजेदार बात, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना कि all the carbohydrates which are naturally occurring are D, capital D, D-cyclohexane. जब हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको बनाने का तरीका ये होता है. वी मेक अगेन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है? लास्ट में यहां होता है G. This is COOH and here we have NH2 and here we have H. ठीक है? यहाँ पे पूरी की पूरी जो चेन है वो कायरल भी हो सकती है, वो नॉन कायरल भी हो सकती है, वो कोई भी चेन हो सकती है. ठीक है?
Amino acids also have a DL configuration, the capital D and capital L configuration. In case of amino acids, we talk about the position of NH2 on the chiral carbon adjacent to COH. Okay? And the fact tells us that all the naturally occurring amino acids are L. L. That is, in all the naturally occurring essential amino acids except glycine, the configuration is L, capital L. That is, NH2 is on the left hand side. Except glycine, because glycine is not optically active. All the essential amino acids except one, capital L. Glyceraldehyde वाला. ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है. तो नहीं है ना, यही तो कह रहा हूँ. छोटा डी छोटा तो आप बड़ा डी से बड़ा है. हाँ, ग्लाइसिन के लिए वैलिड नहीं है ना सर. यही तो पूरा. सर ग्लाइसिन बड़ा एल होता है कि छोटा? कुछ नहीं होता, ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है. आपने तो बोला था बड़ा डी और बड़ा एल का ऑप्टिकली एक्टिव से कोई लेना देना नहीं. लेकिन बड़ा डी और बड़ा एल का कॉन्फ़िगरेशन से तो लेना देना है. अगर वो कायरल कार्बन ही नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आएगी? Is it okay? If this G turns out to be CH3, that is called alanine. If it becomes benzene ring, it's called phenylalanine. Alanine, ALANINE. ठीक है? और जब हम इन अमीनो एसिड्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो these all amino acids are represented by 3 alphabets. जैसे कि glycine is represented by GLY, alanine is represented by ALA. जैसे लिखते हैं उसको क्या करें? Alanine. ALA is a representation of alanine. So whenever we talk about the amino acids, they are represented by first three alphabets of their name. NH2 left hand side है. The capital L. Okay? अब सर तो फिनाइल एलानिल को PH. ठीक है? अब ये तो हुआ अमीनो एसिड के रिप्रेजेंटेशन की बात. Now these amino acids, let us say, अच्छा इन अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूल है इसका एक और नाम है, इसे पेप्टाइड बोलते हैं. पेप्टाइड. Each amino acid unit is termed as a peptide. ठीक है? Let us say हमारे पास एक अमीनो एसिड है NH2 CH और यहाँ पे ये G1 है COOH. दूसरा अमीनो एसिड है NH2 CH G2 COOH. Now these two amino acid molecules have a capacity to join with each other, or rather I should say condense with each other. ये रिलीज हो जाता है and we get a condensed compound as NH2 CH G1 C double bond O NH CH G2 COOH. ठीक है? H2 निकल गया. That's why it's a condensation reaction. Now this bond, this structure which is formed, as you can very well say, this is an amide. Amide यानी CONH. वो तब होता है जब C डबल बॉन्ड O दो होते हैं, तब उसको इमाइड बोलते हैं. यहाँ पे 2 C डबल बॉन्ड O नहीं है, 1 C डबल बॉन्ड है. This is called amide. ठीक है? But this amide link is joining 2 peptide units. ठीक है? पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है मोइटी. हाँ, तो पेप्टाइड मोइटीज बोल देते हैं, पेप्टाइड यूनिट्स बोल देते हैं. ठीक है? दिस कंपाउंड इज अ डाइपेप्टाइड.
This compound is a dipeptide, a dimer. ठीक है? And this link, since it is joining two peptide units, is called a peptide bond. चीज को इस यूनिट अमीनो एसिड को पेप्टाइड बोलते हैं। अमीनो एसिड को पेप्टाइड बोलते हैं। दो अमीनो एसिड जुड़ के डाइपेप्टाइड बनाते हैं। टू फॉर्म अ डाइपेप्टाइड यू रिक्वायर वन पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट ओके? अब इसी तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी चेन बनती चली जाती है, बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो इट विल बी ऑब्वियसली कॉल्ड अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है? इज इट ओके? अच्छा, अब मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। लेट अस से I have two different amino acids. ठीक है? Maybe alanine and phenylalanine. दो amino acids हैं. Using those two amino acids, repetition allowed. How many dipeptides can I make? 3 चार नहीं चार या तीन? जीवन जी डिफरेंट है। जीवन जी to different है. चार नहीं हाँ 4 चार Remember, amino acids के अंदर A, B and BA are two different things. ठीक है? उसका रीजन ये है कि यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उसमें NH2 of G1 is free, whereas in this case COH of G2 is free. अगर उल्टा कर दोगे तो NH2 और COH का डिफरेंस आ जाएगा. Is it clear? ठीक है? कोई डाउट? ठीक है? चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. There is a small protein called globin. Hemoglobin होता है. That's a globular protein. ठीक है? Goblin नहीं, globin. Now this protein called globin has a molar mass of 64,000 daltons. 64,000? Daltons या AMU बोलिए. बायोलॉजी में जनरली डाल्टन वर्ड यूज होता है. 64,000 daltons. It consists of 4 units. ठीक है? 2 alpha units and 2 beta units. जब फीटस होता है तो उसमें गामा यूनिट होता है, लेकिन जब एडल्ट्स होते हैं जो ग्रोन अप होते हैं उनके अंदर गामा यूनिट नहीं होता. 2 alpha and 2 beta units. Now each alpha unit is 15,000 AMU. ठीक है? And beta unit is 17,000 AMU. So overall it becomes 64,000 AMU, and that's an approximate value. If I talk about 15,000 AMU, इस यूनिट का मास, मोलर मास क्या होगा? लेट अस से अप्रोक्सीमेटली 150 मान लेते हैं. वैसे 150 से बहुत कम होगा. ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 150 मान लेते हैं. तो ईच अल्फा यूनिट ऑफ ग्लोबिन विल बी हैविंग 100 अमीनो एसिड यूनिट्स. ठीक है? थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंस है. अगर हम 100 यूनिट्स की बात करते हैं, 100 अमीनो एसिड्स, देन each position can be occupied by any of the 24 amino acids. हमारे पास 100 यूनिट्स का एक पॉलीपेप्टाइड है. प्रोटीन्स आर नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है? 100 यूनिट का पॉलीपेप्टाइड है, और उस 100 यूनिट के पॉलीपेप्टाइड के अंदर हमारे पास हर पोजीशन के लिए 24 कैंडिडेट्स हैं. ठीक है? विद रिपीटिशन अलाउड. तो आप ये बता सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट ग्लोबिन अल्फा यूनिट आई कैन मेक? 24 की पावर 100. Do you know this number is greater than the total number of all the organisms that have ever lived on earth? Number एक एक ऑर्गेनिज्म को एक मान रहा हूं मैं.
मतलब कि अगर 10 बैक्टीरिया तो 10 ऑर्गेनिजम्स है, लेना देना मैं वो मान रहा हूँ 24 की पावर 100। अच्छा, तो मतलब हर में अलग अलग हो सकता है ऐसे? जिसका मतलब पता है क्या है? क्या हर में अलग 24 की पावर 100 नंबर पता है कितना बड़ा है? जो भी उनमें से एक तरीके से आज तक उतने ऑर्गेनिजम्स नहीं आए हैं अर्थ पर इन द एंटायर लाइफ ऑफ अर्थ। मतलब दो ऑर्गेनिज्म में सेम यूनिट नहीं हो। इसका मतलब पता है क्या है? इसका एक सिंपल सा मतलब है, whatever be the organism, any two organism, कोई से भी, चाहे कितने ही आइडेंटिकल क्यों ना हो, चाहे वो क्लोन्स क्यों ना हो, they cannot have the same set of all the proteins. They cannot have the same set of all the proteins. दो अलग प्रोटीन डिफरेंट हो एक और कितने बहुत सारे तरह के पॉसिबिलिटी नहीं है।